बोर मॉडल या बोर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिकृति है, परमाणु प्रतिकृति। तो पिछली बार हमने बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो जस्ट उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसका जो महत्वपूर्ण भाग था वो था विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिर होती है तथा भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा पे छलांग लगाने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है और बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में या भीतरी कक्षा में छलांग लगाने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो अब देखते हैं परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में क्या है देखेंगे। देखिए, परमाणु की संरचना, नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग, इनसे मिलाकर परमाणु बनता है। फिर से एक बार, नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग, इनसे मिलकर परमाणु बनता है। इनमें 3 प्रकार के उप परमाणविक कणों का समावेश होता है। नाभिक तथा नाभिक का बाहरी भाग, ये दोनों मिलाकर एक परमाणु बनता है, ठीक है। अब पिछले बार भी हमने देखा था और इस बार भी फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि नाभिक क्या होता है। तो ये देखिए, ये नाभिक और ये नाभिक को मिलाकर ये पूरा एक परमाणु है, ठीक है। ये पूरा मिलाकर एक परमाणु है। ये नाभिक, नाभिक के अंदर और ये बाहर, तो ये उप परमाणविक कण है। कौन से ये जो दिख रहे हैं आपको, ये और ये, इनको क्या कहते हैं वो तुमको मालूम है, फिर भी एक बार बताता हूँ। इनको कहते हैं प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलाकर और ये नाभिक मिलाकर एक परमाणु बनता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए, केंद्रक, केंद्रक परमाणु, केंद्रक का केंद्रक, परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं। एकत्रित रूप से इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन के 2 प्रकार हैं। फिर से एक बार देखिए, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं इन्हें? न्यूक्लियॉन, ठीक है। और ये नाभिक के केंद्र, नाभिक के अंदर होते हैं। ये 2 प्रकार हो गए, ठीक है। आगे देखिए, तो अब प्रोटॉन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। प्रोटॉन, यह परमाणु का नाभिक, प्रोटॉन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। प्रोटॉन, यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित उप परमाणविक कण है। तो परमाणु पर, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। कौन सा आवेश है? धन आवेश है। नाभिक पर धन आवेश यह उसमें स्थित प्रोटॉन के कारण ही होता है। तो नाभिक पर जो भी धन आवेश होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है, आगे हम लोग देखेंगे, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, वो आवेश रहित है। तो जो भी प्रोटॉन पर धन आवेश है, जो भी नाभिक पर भी धन आवेश है, वो सब प्रोटॉन के कारण है। प्रोटॉन को पी अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर स्थित धन आवेश 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? धन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे इसको? धन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10 का घात घटा 19 कूलॉम होता है। कूलॉम यह इकाई है, ठीक है, और यह एक वैज्ञानिक का नाम भी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 गुना 10 का घात 19 घटा 19 कूलॉम होता है। अतः नाभिक पर स्थित कुल धन आवेश इलेक्ट्रॉन इस इकाई से व्यक्त होता है। तो धन आवेश किससे व्यक्त होता है? इलेक्ट्रॉन, ई, ये शब्द ये लिखना है आपको, ई अक्षर से ये जो होता है दर्शाते हैं। इस इकाई से व्यक्त करने पर इसका परिणाम नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक होती है। फिर से एक बार देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होती है। उसे Z अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। कौन से अक्षर द्वारा दर्शाते हैं? Z अक्षर द्वारा। अब उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग हाइड्रोजन लेंगे, तो हाइड्रोजन के परमाणु के केंद्रक में एक ही प्रोटॉन है।
तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 1। यदि हीलियम लेंगे तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। 2 है मतलब उसके कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। वैसे ही सोडियम लेंगे, सोडियम हमने अभी यहाँ पर देखा था, सोडियम का 11 है। तो 11 मतलब कितना हो जाएगा? मतलब उसके केंद्रक में 11 प्रोटॉन है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आगे देखिए, एक प्रोटॉन का वस्तुमान सुमारे, अब ये देखो प्रोटॉन का वस्तुमान यानी मास, इसको इंग्लिश में मास कहते हैं, यूनिफाइड मास, ये देखो यूनिफाइड मास इतना होता है। अब इसका ये जो इकाई है ये 1 U, एक यू यानी एक डाल्टन, इसको कहते हैं एक डाल्टन। यू का अर्थ होता है डाल्टन। सो एक डाल्टन अर्थात एक यू बराबर, तो उसका कितना हुआ? वस्तुमान कितना हुआ? 1.66 गुना 10 का घात घटा 27 kg, इतना कम होता है उसका। कितना? 1.66 गुना 10 का घात घटा 27 kg, इतना उसका वस्तुमान होता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान भी 1 डाल्टन होता है। मैंने कहा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी उसमें एक ही प्रोटॉन है, तो एक ही प्रोटॉन है मतलब एक प्रोटॉन का वस्तुमान कितना होगा? 1.66 गुना 10 का घात घटा 27 kg, इतना होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन के बारे में समझ में आया आपको? फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूं। प्रोटॉन यह धन आवेशित है। ठीक है, प्रोटॉन यह धन आवेशित है, यह पहला उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसका स्पष्टीकरण में ये पहले आपको आना ही चाहिए कि प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित उपपरमाणविक कण है। तो जो भी आवेश केंद्रक पर होता है वह सब प्रोटॉन के कारण ही होता है। प्रोटॉन को p अक्षर से दर्शाते हैं और उसका आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10 का घात घटा 19 कूलॉम। ठीक है, और जितने प्रोटॉन केंद्रक में होंगे उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या से निश्चित होता है। जितने प्रोटॉन होंगे उतना परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को हम दर्शाते हैं Z अक्षर से। ठीक है, और प्रोटॉन का वस्तुमान कितना है? 1 डाल्टन। तो 1 डाल्टन यानी 1.66 गुना 10 का घात घटा 27 kg, इतना उसका वस्तुमान है। और जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है, यानी उसमें एक ही प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान लगभग 1 डाल्टन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको प्रोटॉन के बारे में तथा अभी केंद्रक के बारे में मैंने जानकारी आपको दी है। आपको इस प्रोटॉन की विशेषताएं आपको फिर से एक बार लिखनी है। धन्यवाद।